हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बाद ही हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसको समझने में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। वो आपको अभी अंदर समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आइडिया क्या है आइसोमेरिज्म के लिए, वो देखिए। आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का भी सुना ही होगा। अगर मैं कहता हूं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। ये तो बड़ी अजीब बात लगेगी आपको कि ये तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का बिल्कुल सेम आ रहा है, C6H12O6 C6H12O6। नंबर 1। नंबर 2, ये तो फ्रूट शुगर के नाम से फेमस है, जबकि ये ब्लड शुगर के नाम से फेमस है। यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके सोर्स सब अलग होते हैं। फ्रक्टोज मेनली आपको फ्रूट से ही मिलेगा, जबकि जो ग्लूकोज होता है वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट से आपको मिल जाएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया जिसके अंदर हम स्टार्च को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारे शुगर ले सकते हैं, सुक्रोज ले सकते हैं, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब टूट कर आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनाते हैं। और जो आपके ब्लड में जो प्रेजेंट रहता है इन दोनों में से जो कंपाउंड, वो ग्लूकोज ही होता है। इसीलिए हम ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। तो जब हम जो डायबिटिक लोग जो होते हैं उनके लिए जब शुगर मेजर की जाती है, तो उनके ब्लड में जो शुगर लेवल चेक किया जाता है वो एक्चुअली ग्लूकोज का ही लेवल चेक किया जाता है, फ्रक्टोज का नहीं होता। फ्रक्टोज का जो रिच सोर्स है वो हनी है, बहुत ही रिच सोर्स। और मैक्सिमम फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स में भी ग्लूकोज होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में फ्रूट्स में फ्रक्टोज ही होता है। ग्लूकोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद एंड में बची हुई चीज जो होती है वो ग्लूकोज होता है। यानी इन शॉर्ट ये सब तो चीजें आपको 12th में पढ़नी है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। मैं भी आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह आइडिया देना चाह रहा हूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सामने आपको नजर आ रहा है सेम है, लेकिन इस फैक्ट के बावजूद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी सॉल्युबिलिटीज सब बहुत डिफरेंट होती है। जैसे ग्लूकोज पानी में कम सॉल्युबल होता है, ग्लूकोज की स्वीटनेस जो होती है वो भी कम होती है, जबकि फ्रक्टोज पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है और इनका स्वीटनेस का जो लेवल होता है वो ग्लूकोज से ज्यादा होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूँ या जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये सब अलग अलग है। कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब ये दोनों चीजें जो है ये दोनों आपस में कहलाते हैं आइसोमर्स। अब आप समझ गए होंगे आइसोमर्स का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाए, या उनका स्टीरियो आइसोमेरिज्म उनमें एग्जिस्ट कर जाए, या मैं कहूं उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट अलग हो जाए। यानी कि बस दो डिफरेंट कंपाउंड्स होने चाहिए, डिफरेंट कंपाउंड्स होने चाहिए, उनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। उनका भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होते हैं। वो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि आप कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकते हैं, आईयूपीसी नेम डिफरेंट हो सकते हैं। कई बार स्ट्रक्चर सेम आ जाता है, आईयूपीसी नेम सेम आ जाता है, लेकिन स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। ऐसा बहुत बड़ी क्लास है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो बस आप इतना जानें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ध्यान रहे ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज इसलिए अलग होती है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज इसलिए अलग होती है क्योंकि इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, तो प्रॉपर्टीज तो बदल जानी है, ओके। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट्स व्हाई हम इनको आइसोमर की कैटेगरी में रखेंगे। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि आइसोमर्स मतलब एटलीस्ट आपके पास दो तो कंपाउंड्स होने ही चाहिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप है आइसोमेरिज्म कि दो कंपाउंड्स के बीच में, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन बाकी कई सारी चीजों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो अभी हम आगे देखते हैं। देखिए, ये एक मैंने टेबल बना दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आइसोमर्स लिखा हुआ है। बेसिकली जो देखा जाए वो 2 टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जिन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर इसका दूसरा नाम है। दूसरा जो है वो है स्टीरियो आइसोमर्स, जिन्हें स्पेशल आइसोमर्स भी कहते हैं। स्पेशल मतलब SPATIAL, स्पेशल आइसोमर्स भी कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल जाता है। फिर बोलता हूं, हम आइसोमर्स के अंदर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि बाकी सारी चेन इसी की है। तो हम सबसे पहले इस पे बाद में आएंगे, हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। अब स्ट्रक्चर बदल गया, इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनके लिए आईयूपीएसी नेम्स अलग अलग आएंगे।
करेक्ट। अब अलग अलग आईयूपीएसी नेम्स आते हैं तो इसका मतलब कंपाउंड अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है। ऐसे आइसोमर्स आपस में कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे चेन है, पोजीशन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म फिनोमेना हो गया और टॉटोमर्स वो कंपाउंड्स हो गए। बात समझ में आ रही है ना? तो चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं तो ये वो फिनोमेना है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का एग्जिस्टेंस होता है, राइट, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। अब स्ट्रक्चर में किस बात का डिफरेंस है? चेन का डिफरेंस है तो वो चेन कैटेगरी में आ जाता है। पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आ जाता है या पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए तो फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। एल्किल ग्रुप्स का चेंज हो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ईदर साइड्स पे अलग अलग हो तो मेटामेरिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन एक रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो रिंग चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। टॉटोमेरिज्म एक स्पेसिफिक केस है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसके अंदर इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में और कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। अभी बोलूंगा तो शायद ज्यादा क्लियर ना हो, जब आएगा तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो टॉटोमेरिज्म के अंदर आ जाता है। तो अभी तो हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर नहीं जाते, कॉन्स्टिट्यूशनल को ही डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं, कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल में यदि हम बात करें तो ये दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और ज्योमेट्रिकल के अंदर भी तीन तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, सिस ट्रांस देखेंगे, ईजेड देखेंगे, सिनेक्टी देखेंगे। ऑप्टिकल के अंदर एनेंटियोमेरिज्म होता है, डायस्टीरियोमेरिज्म होता है या एनेंटियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। कन्फॉर्मेशंस के अंदर या कन्फॉर्मेशंस जिनका दूसरा नाम रोटामर्स भी है, उसके अंदर एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, गाउश फॉर्म, ये सारी आपको मिलती है। तो आपको एक लेआउट आपको सामने आ चुका है, हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फाइन, तो ये वाली चीज की डिटेलिंग तो मैं बाद में करूंगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, देखिए सबसे पहले आइसोमेरिज्म जो बात मैंने आपको बोली वही डेफिनेशन में लिखी हुई है, आप चाहें तो एक बार देख लीजिए। इट इज द फिनोमेना ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स possessing the same molecular formula but different properties. Such compounds are called isomers. ऐसे कंपाउंड आइसोमर्स कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अभी मैंने आपसे बोला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम्स आएंगे। इस कैटेगरी में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चेन, उसके बाद पोजीशन, उसके बाद फंक्शनल और उसके बाद मेटामर्स। पहले हम इन चार को डिस्कस करेंगे अच्छे से, उसके बाद बाकी देखेंगे। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में आता है चेन आइसोमर्स। देखिए चेन आइसोमर्स की पहचान क्या होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहना चाहिए लेकिन कार्बन स्केलेटन बड़ा छोटा हो जाना चाहिए। मैं फिर बोलता हूँ कार्बन स्केलेटन मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम ज्यादा होने चाहिए। इसमें ट्रिक्स भी है, आगे बताऊंगा सेकंड एग्जांपल में, पहले फर्स्ट देख लीजिए। तो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर होगा बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन। अब C5H12 अगर आप यहाँ पे देखें और मैं यहाँ पे अगर लिख भी दूं तो ये CH3 आएगा, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। अगर आप टोटल कार्बन काउंट करेंगे तो 5 आएंगे और टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 12 आएंगे। 3 and 3 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो जस्टिफाइड है C5H12। अगर आप इसको भी देखें तो CH3, CH2, CH, CH3 और ये भी CH3। आप काउंट करके देख लीजिए C5H12। और यहाँ पे बात करें तो CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो 12 हाइड्रोजन तो आपको सामने नजर आ गए। और कार्बन कितने हैं? 1, ये रहा 2 3 4, करेक्ट। और एक ये बीच में भी है 5, तो C5H12। अब इन तीनों को यदि आप देखें और मैं आपसे ये कहूँ कि इन तीनों के अंदर आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, तो आप जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहीं से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। तो जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो इस जगह पे फर्स्ट वाले में तो 5 कार्बन की आ रही है, सेकंड वाले में जब आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो 4 ही कार्बन की आ रही है और थर्ड वाले में जब आप लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो 3 कार्बन की आ रही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कार्बन स्केलेटन अलग अलग है। ये 5 कार्बन का स्केलेटन है, ये 4 का है, ये 3 का है। दैट्स व्हाई दे आर चेन आइसोमर्स। ओके, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। ओके, एक और देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Cl। Cl एक सब्स्टिट्यूएंट है, आपको अच्छे से पता है। एक बार चेक कर लेते हैं। CH3, CH2, 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 Cl। चेक कर लीजिए, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन हो गए और एक Cl हो गया, यानी फॉर्मूला बिल्कुल जस्टिफाइड है। आप यहाँ पे देखें तो CH3, CH, ऊपर भी CH3, CH2, Cl। आप चेक कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, एक Cl हो गया और 4 कार्बन हो गए। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 4 कार्बन तो बिल्कुल सही है, इधर CH3 3 हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन, 9 हो गए और यहाँ तो कार्बन है और एक Cl हो गया, तो 4 कार्बन हो गए। मतलब फॉर्मूले सबके बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन आपको नजर आ गई 4 कार्बन की,
Cl की पोजीशन अगर आप नॉमेनक्लेचर करें तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, ओके, फर्स्ट पोजीशन, फाइन। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, इंटेंस कलर लेते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे। अब आप यहाँ पे देखें तो लॉन्गेस्ट चेन आपको फिर नजर आ गई होगी। लॉन्गेस्ट चेन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो देखिए 3 कार्बन की है, ओके। पोजीशन Cl की देखी जाए तो कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन में। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने चेन में कितने कार्बन थे, तो आप कहेंगे 4 थे। यहाँ पे चेन में कितने, 3 थे। तो क्या ये चेन आइसोमर्स हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन एक कंडीशन है, बोर्ड्स में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी हम पढ़ते हैं हमेशा। ध्यान रखिए, अगर कोई सबस्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप है तो चेन आइसोमेरिज्म देखते समय उनकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। तो अभी आप नोटिस कीजिए Cl किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, और फर्स्ट पोजीशन के साथ ये 4 कार्बन की चेन, फर्स्ट पोजीशन के साथ ही ये 3 कार्बन की चेन है। दैट्स व्हाई दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यानी चेन आइसोमर्स बताएं जब अगर कोई सबस्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन फिक्स रहनी चाहिए, कार्बन स्केलेटन बड़ा छोटा हो जाना चाहिए, जैसा कि यहाँ। अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चेन तो 3 की है, यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ तो 3 की है, तो ये दोनों तो आइसोमर्स कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन 3 की है और यहाँ पे भी चेन 3 की है, तो स्केलेटन तो बदलना चाहिए। तो ये दोनों तो आपस में वैसे भी नहीं हो सकते, लेकिन मैंने तो इसको बिल्कुल ही क्रॉस किया है, मतलब ये और ये भी नहीं है। रीजन, बहुत से लोग कहते हैं यहाँ तो 4 कार्बन है जबकि यहाँ 3 है, तो कार्बन स्केलेटन तो छोटा हो गया, तो बात सही है, चेन आइसोमर हो जाने चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कंडीशन बोली है ना, सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, जबकि यहाँ अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये 1 2 और 3, तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो पोजीशन बदल गई, इसलिए हम इसको इनके साथ रिलेट नहीं करेंगे। तो ये इनके साथ चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। भले ही यहाँ से यहाँ आने में स्केलेटन छोटा हुआ है, 4 से 3 का हुआ है, लेकिन Cl की पोजीशन बदल गई। यहाँ Cl सेकंड पर है जबकि यहाँ Cl फर्स्ट पे था। जबकि चेन आइसोमेरिज्म बताते समय मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सबस्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम रहनी चाहिए, स्केलेटन की जो लेंथ है या जो कार्बन स्केलेटन है वो बदल जाना चाहिए, मतलब चेन के अंदर जो कार्बन का नंबर है वो बदल जाना चाहिए। दैट्स व्हाई, तो इसलिए ये दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि Cl फर्स्ट पोजीशन पे और यहाँ 4 कार्बन है, 3 कार्बन। आई होप आपको अच्छे से चेन आइसोमर समझ में आगे होंगे। आगे और वीडियो में आप देखना और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन आइसोमर्स। इसी सीरीज में सेकंड वन आता है हमारा पोजीशन आइसोमर्स। देखिए, पोजीशन आइसोमर्स की यदि हम बात करें तो इसके लिए एक शर्त है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होना चाहिए। 2 या 2 से कंपाउंड जिनको भी आप कंपेयर कर रहे हो उनमें कार्बन स्केलेटन भी सेम होना चाहिए। बदलती है तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की या डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदलनी चाहिए, मतलब स्केलेटन सेम रहना चाहिए, पोजीशन बदल जानी चाहिए। ऊपर क्या था, पोजीशन सेम रहनी चाहिए थी, स्केलेटन बड़ा छोटा हो जाना चाहिए था, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कम ज्यादा हो जाने चाहिए। पोजीशन आइसोमर्स के अंदर पोजीशन बदल जानी चाहिए, मतलब जो नाम लिखा हुआ है ना वो बदलता है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन बदलेगी, स्केलेटन सेम रहेगा, और चेन आइसोमेरिज्म में चेन बदलेगी, चेन बड़ी छोटी होगी, पोजीशन सेम रहेगी। एग्जांपल देखते हैं, समझ आएंगे आपको। 2 or more compounds differ in the position of substituent atoms or functional groups on the carbon skeleton। यहाँ पे देखिए C3H8S, पहले तो आप ये चेक कर लीजिए जस्टिफाइड है या नहीं है। यहाँ CH3 आएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ CH2 आएगा, तो 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 आ गए, 3 कार्बन है और एक S है, तो बात बिल्कुल सही है। CH3 यहाँ पे 3 बॉन्ड है इसलिए एक H लगा दिया, CH3, 6 7 8 आ गए और 3 कार्बन आ गया और एक सल्फर आ गया, मतलब बात बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं। अब आप ये देखिए कि दोनों में जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन की है। तो अगर आप दोनों में देखें तो लॉन्गेस्ट चेन को मैंने हाईलाइट कर रखा है 3 कार्बन की। डन, नजर भी आ गई होगी आपको। अब इसके अंदर SH की पोजीशन देखिए, ये जो फंक्शन ग्रुप है ये यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन इसी को देंगे IUPAC के रूल्स के हिसाब से 3, और इसमें से आप देखें तो कहीं से भी कीजिए लेकिन ये आएगा सेकंड पोजीशन पे। तो SH एक बार फर्स्ट पोजीशन पर है और एक बार सेकंड पोजीशन पर है, लेकिन स्केलेटन सेम है। दैट्स व्हाई दे आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। C3H8S में से ये दोनों एक्सेस करेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर, लेकिन इनके IUPAC नेम अलग बनेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ही अलग बन रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है। दैट्स व्हाई दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्योंकि स्ट्रक्चर भी बदल गया। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, C6H12। यहाँ पे अगर आप देखें तो C6H12 के ऊपर बात करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2, डबल बॉन्ड है इसलिए CH, और डबल बॉन्ड है इसलिए CH2। कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 रखनी होती है, तो 2 हाइड्रोजन इसलिए लगाए मैंने क्योंकि 2 बॉन्ड यहाँ कार्बन के नजर आ गए, तो टोटल 4 वैलेंसी होगी ना। यहाँ पे एक ही इसलिए लगाया मैंने यहाँ पे क्योंकि इस जगह पर इस कार्बन से 2 बॉन्ड तो यहाँ बन रहे हैं, 1 बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो 3 और एक हाइड्रोजन से जस्टिफाई हो जाता है। दैट्स हमने ये किया। काउंटिंग कर लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C6H12। और वैसे भी आपको डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट होता है तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा CnH2n, तो C6 है तो H12 भी होगा।
अब सब में अगर आप देखें तो एक ही चीज है, सेम लेंथ है, कार्बन स्केलेटन सेम है, वही 6 का 6 का 6 का। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात है डबल बॉन्ड की पोजीशन। यहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए फर्स्ट पोजीशन पर है, जबकि यहाँ पे सेकंड पे है और यहाँ पे थर्ड पे है। कैसे कह सकते हैं? जब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं IUPAC की तो यूं ही करेंगे, तो छोटा नंबर जो मिल रहा है इसको 1 ही मिल रहा है, करेक्ट। तो फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पे अगर आप शुरू करें तो छोटा नंबर कौन सा मिल रहा है? सेकंड मिल रहा है, तो ये पोजीशन बदल गई डबल बॉन्ड की। और यहाँ से अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 इधर से आ जाए तो भी 3 है, 1 2 3 इधर से आए तो भी 3 है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो तीनों में सेम है, कार्बन स्केलेटन भी बिल्कुल सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट है, करेक्ट। इस वजह से ये तीनों आपस में कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि स्केलेटन सेम है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। इसे आप कह सकते हैं हेक्स 1इन, इसे आप कह सकते हैं हेक्स 2इन और इसे आप कह सकते हैं हेक्स 3इन। तो आप नोटिस कर लीजिए अच्छे से, आइसोमर्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, IUPAC अलग अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, स्केलेटन सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है, दैट्स व्हाई पोजीशन आइसोमर्स। आई होप ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स की, जो कि नेक्स्ट है हमारा। देखिए ये बहुत आसान है। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, MF, लेकिन उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हो उनमें। जैसे कि अभी जब हमने स्टार्टिंग की थी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन एक के अंदर एल्डिहाइड है और एक के अंदर कीटोन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। और जब फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है तो चेन और पोजीशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, फिर आप उन्हें फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में रखेंगे। और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर जो हमने देखा या जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हमने देखे, इनमें 4 सेट्स ऐसे हैं, 4 सेट्स ऐसे बनेंगे दो दो के, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन वो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे कि देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ देखिए C3H8O, अगर आप यहाँ पे देखें तो CH3 CH2 CH2, तो 3 4 5 6 7 8 है ना, तो C3H8O हो गया। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आप पहचान सकते हैं, अल्कोहल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3, ये CH2 और ये अगेन CH3, तो 3 and 3 6 7 8 H8 हो गए, 3 ऑक्सीजन है, सॉरी 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल यही वाला बैठ रहा है, लेकिन ये आप पहचान गए होंगे, ये ईथर है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक अल्कोहल एग्जिस्ट कर रहा है और एक ईथर एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट। दैट्स व्हाई दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो अल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड देखिए C3H6O, यहाँ पे अगर आप देखें C3H6O, ये C3H8O है। यहाँ देखिए, इधर अगर आप देखें तो CH3 CH2, ट्रिपल बॉन्ड है तो CH ही आ जाएगा, तो 3, तो यहाँ आ गए 4 5 6 ही रहे, तो C6 ही बोला है, 3 कार्बन है, ये नीचे 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन आ गया, तो C3H6O। यहाँ पे देखिए तो CH3, यहाँ पे भी देखिए CH3 और यहाँ पे भी एक Ca और ये एक डबल बॉन्डेड हो, फाइन। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो और इधर भी CH3, काउंटिंग आप कर लीजिए, C3H6O ही आएगा। नाउ अब इस फंक्शनल ग्रुप को अगर आप देखें तो आप पहचान गए होंगे, एल्डिहाइड है, कुछ इस तरीके से लिखा है CH3 CH2 COOH, तो ये कौन हुआ? ये एल्डिहाइड हुआ ना, क्योंकि एक तरफ H प्रेजेंट है। जबकि अगर आप इसको देखें तो ये CH3 COCH3, दोनों साइड पे R ग्रुप है, तो ये कीटोन हो गया, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन। जो भी आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखा था उनमें यही दोनों प्रेजेंट थे, एक में एल्डिहाइड था, एक में कीटोन था, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ सकता है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग था, C6H12O6। ऐसे ढेरों एग्जांपल्स पॉसिबल हैं, मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ओके। तो दूसरी जो हमारा जो पेयर बना वो बना एल्डिहाइड कीटोन का, पहला पेयर था अल्कोहल ईथर का। दूसरा देखिए C4H8O2, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये है CH3, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे भी C है, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यानी बात बिल्कुल सही है। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, CH3 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि एक ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं, यहाँ 2 बॉन्ड नजर आ गए इसलिए CH2, ऑक्सीजन को तो रहने देते हैं, 2 वैलेंसी पूरी होगी, कार्बन सारे बॉन्ड पूरे हैं और यहाँ पे लास्ट में C एक बॉन्ड जुड़ा हुआ तो CH3, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 कार्बन तो नजर ही आ रहे हैं और 2 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, मतलब ये बात तो तय है कि दोनों के लिए C4H8O2 बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब इन दोनों को यदि आप देखें, नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर हम अच्छे से सीख चुके हैं, तो आप देखकर पहचानना तो आपको आना ही चाहिए कि यहाँ पे कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला है CH3 CH2 CH2 COOH, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और इधर अगर आप देखें इस साइड पे
तो ये है CH3 CH2, फिर O आ गया, फिर CO और फिर CH3। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे COO इधर भी R ग्रुप है और इधर भी R ग्रुप है और बीच में OCO ग्रुप है, तो ये होते हैं एस्टर्स। आप चेक भी कर सकते हैं वापस जाकर। ओके, तो आपके सामने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा एस्टर है। तो ये हमारा तीसरा पेयर तैयार हो गया, पहला अल्कोहल ईथर, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन्स, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर, सॉरी एस्टर्स। ओके, लास्ट C3H9N, इस कैटेगरी में आते हैं अमीन्स। कौन? अमीन्स, नाम सुन रखा है आपने। अमीन तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं, बहुत से लोगों को लगता है अमीन तीनों तो सेम ही है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का है, लेकिन इन तीनों को अलग अलग प्रॉपर्टीज होने की वजह से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो प्राइमरी अमीन्स अलग फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन अलग फंक्शनल ग्रुप है और टर्शियरी अमीन अलग फंक्शनल ग्रुप है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, C3H9N। आप एक बार चेक कीजिए, C3H9N, CH3 CH2 CH2, तो 3 4 5 6 7 8 9 बिल्कुल 9 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन तो नजर आ गया और एक नाइट्रोजन नजर आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो CH3 CH2 CH3, तो 3 4 5 6 7 8 और एक ये रहा 9, जस्टिफाइड। CH3 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 9 हो गए, एक नाइट्रोजन हो गया और 3 कार्बन हो गया। बात बिल्कुल सही है और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। मैं आपको दोनों बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑलरेडी मैंने बना रखा है वो बॉन्ड लाइन डायग्राम्स, और जिस तरीके से मैं आपको ऊपर ओवरलैप करके जो मैं लिख के बता रहा हूँ वो नॉर्मली हम जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, वो है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस हमेशा बॉन्ड लाइन से ही बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं बॉन्ड लाइन बनाकर ही आपको बातें समझा रहा हूँ। नहीं तो CH3 CH2 CH2 करके लिखना और ये सारी चीज एक्सपेंड करके लिखना तो और ज्यादा आसान होता है। लेकिन जितनी भी बुक्स आप देखेंगे स्टैंडर्ड बुक्स, उनके अंदर हमेशा बॉन्ड लाइन से ही समझाते हैं, और आपको तो प्रैक्टिस दोनों से ही होनी चाहिए, और हम ये प्रैक्टिस IUPAC नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो अभी आप ये तो मानेंगे कि इन तीनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, लेकिन ये प्राइमरी अमीन है क्योंकि N के एक साइड पे ही कार्बन नजर आ रहा है, वो चेन हो गई है ना। जबकि ये सेकेंडरी अमीन है क्योंकि इसमें दो साइड पे कार्बन नजर आ रहा है, और ये टर्शियरी अमीन है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसके तीनों साइड पे कार्बन नजर आ रहा है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से प्राइमरी भी एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंडरी भी एग्जिस्ट कर रहा है, टर्शियरी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तीनों आपस में कहलाते हैं, आप समझ गए होंगे क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। दैट्स व्हाई दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आई होप आपको अच्छे से फंक्शनल आइसोमर्स भी समझ में आ गए होंगे। फाइन, तो 4 पेयर हमारे तैयार हो गए, पहला अल्कोहल ईथर, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, और चौथा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स। यहाँ पे पूरा होता है फंक्शनल आइसोमर्स। यानी चेन आइसोमर्स में चेन बड़ी छोटी हो जाए, पोजीशन सेम रहनी चाहिए। पोजीशन आइसोमर्स स्केलेटन सेम रहना चाहिए, पोजीशन बदल जानी चाहिए। फंक्शनल आइसोमर्स या फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाना चाहिए, बट विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब आप समझ गए ना, यहाँ पे पेयर बहुत जरूरी है, मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 होने चाहिए, उनके बीच के रिलेशनशिप आप बताने जा रहे हैं। एक कंपाउंड के अंदर मैं बोलूं, एक कंपाउंड लेके बोलूं कि कौन सा आइसोमर है, तो ये गलत हो जाएगा। एटलीस्ट 2 कंपाउंड होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी चल जाएंगे। आगे मैं अभी ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उससे आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। वीडियो से देखिएगा, आप एक और वीडियो से देखना। अभी यहाँ देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं मेटामर्स की। मेटामर्स की यदि बात की जाए तो ये आ गया हम 4th कैटेगरी पे। ये नंबर तो मैंने शुरू से लिखे हैं, आइसोमेरिज्म वगैरह, इस हिसाब से नंबर 6 हो गया, लेकिन इस जगह देखा जाए तो ये 3 हमने कर लिए। अब हम बात करें मेटामर्स की। देखिए मेटामर्स पे आते हैं, ये और आसान है। देखिए मेटामरिज्म शो करने के लिए, या मेटामर्स वो आइसोमर्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मल्टीवैलेंट होता है। मल्टीवैलेंट का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ? मल्टीवैलेंट का मतलब कहना चाह रहा हूँ कि वो फंक्शनल ग्रुप जो दोनों साइड से, जिसमें कार्बन कम ज्यादा हो सकते हो, यानी जिसमें दोनों साइड पे कार्बन चेन प्रेजेंट होती हो। जैसे फॉर एग्जांपल ईथर को आप देखिए, यहाँ पे ईथर में आप इधर भी आगे बढ़ सकते हैं और इधर भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि डाइवैलेंट है, करेक्ट ना। अब जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल में आप इधर से आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी चेन इधर ही इधर चलेगी, तो ये मोनोवैलेंट हो गया, करेक्ट। तो मेटामेरिज्म कैन बी प्रेजेंट इन ईथर्स, कीटोन, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, अमाइड्स, सेकेंडरी अमाइड्स, सेकेंडरी अमीन्स, अमाइड्स भी हो जाएंगे, सेकेंडरी अमाइड्स भी हो जाएंगे, टर्शियरी अमीन्स हो जाएंगे। हर वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें एटलीस्ट 2 साइड से कार्बन चेन जुड़ सकती हो या कार्बन बढ़ सकता हो, वो सब मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। तो कैसे शो कर सकते हैं? ईथर, यस, 2 साइड से जुड़ सकता है। कीटोन्स, यस, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, बात सही है। एस्टर्स अभी अभी आप देख के आए हैं, एस्टर ग्रुप ये होता है COO, इधर भी चेन जा सकती है, इधर भी चेन जा सकती है, दोनों साइड पे चल सकता है।
फाइन। उसके बाद लिखा है एनहाइड्राइड्स, तो एनहाइड्राइड्स भी हो सकते हैं क्योंकि एनहाइड्राइड ग्रुप होता है ये। अब इधर भी चेन बढ़ सकती है, इधर भी चेन बढ़ सकती है, तो दो साइड पे चल रहा है ना काम। अमाइड्स की बात करें तो अमाइड्स भी हो सकते हैं क्योंकि अमाइड्स में प्राइमरी अमाइड तो नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइमरी अमाइड होते हैं वो CONH2 होता है प्राइमरी अमाइड, तो वो केवल एक साइड से चलता है, तो प्राइमरी अमाइड नहीं हो सकता। लेकिन क्या सेकेंडरी अमाइड्स हो सकते हैं? तो आंसर बिल्कुल सही है, सेकेंडरी अमाइड इस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। क्यों रखे जा सकते हैं? क्योंकि अमाइड होता है ये वाला ग्रुप। अब सेकेंडरी होगा तो यहाँ पे भी चीजें जुड़ सकती है और इधर तो चीजें जुड़ ही रही है। टर्शरी होगा तो ये H नहीं होगा और चीजें और इधर जुड़ सकती है। मिनिमम 2 होने चाहिए, 3 साइड पे भी चेन जुड़े तो अच्छा है। तो अमाइड्स में प्राइमरी नहीं होंगे, ऐसे अमीन्स में भी प्राइमरी नहीं होंगे। सेकेंडरी अमाइड्स में भी हो सकता है, टर्शियरी अमाइड्स में भी हो सकता है, सेकेंडरी अमीन्स में भी हो सकता है, टर्शियरी अमीन्स में भी हो सकता है। वही सारी चीजें यहाँ लिखी है। अब बहुत से लोग पूछते हैं टर्शियरी अमीन में कैसे हो सकता है भाई? टर्शियरी अमीन क्या होता है? N और तीनों वैलेंसी फ्री। अब आप इधर कार्बन अलग लगाइए, इधर अलग लगाइए, मतलब 3 साइड पे चेन चल सकती है ना। तो जिनमें भी मिनिमम 2 साइड से कार्बन जो चेन है वहां कार्बन जुड़ सकते हो, नई नई चेन्स आ सकती हो, वो सब मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। तो जो नाम यहाँ पे लिखे हुए थे वो सारे मैंने अभी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के जस्टिफाई कर दिया। क्वेश्चन इज कौन नहीं कर सकता? तो मैंने अभी आपसे बोला अल्कोहल नहीं कर सकता, COH कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं कर सकता क्योंकि COH हमेशा इसी साइड से जुड़ती है चेन। ठीक है, मैं आपसे कहूँ SH थायोल नहीं कर सकता क्योंकि ये भी एक साइड से जुड़ता है। साइनाइड नहीं कर सकता, एक ही साइड से जुड़ता है। तो ये सब नहीं कर सकते। और जो कर्स SO3H भी पढ़ा है हमने, वो भी नहीं कर सकता क्योंकि एक ही साइड से उसकी चेन चल रही है, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो अभी मैंने समझाए वो सब मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। अब मेटामेरिज्म कब कहते हैं? बहुत आसान। इनकी जो 2 साइड्स है ना, जिन साइड्स की अभी हमने बात करी दोनों साइड पे, उन साइड्स पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग आ जाएं पेयर में, तो बस ये आपस में कहलाते हैं मेटामर्स। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, देखिए ये O है, ईथर है, यहाँ पे कितने कार्बन? आप तो कार्बन में फोकस कीजिए, 2 कार्बन है, यहाँ पे भी कितने? 2 कार्बन, करेक्ट। अब आप यहाँ पे देखिए, अब इस CO के इस तरफ कितने कार्बन आ गए? 3 और इस तरफ 1 आ गए। मतलब इन दोनों पेयर में देखा जाए तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बदल गए। यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, जबकि इसके अंदर एक तरफ 3 और एक तरफ 1 आ गए। ये आपस में कहलाते हैं मेटामर्स। क्योंकि यहाँ ना तो आप चेन बता सकते हो क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया, ना पोजीशन बता सकते हैं क्योंकि पोजीशन का कोई लेना देना ही नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन फिक्स रहनी चाहिए, तो लॉन्गेस्ट चेन फिक्स ही नहीं है, 2 की है, यहाँ 3 की हो गई, वो नहीं हो सकता। फंक्शनल ग्रुप बता ही नहीं सकते, फंक्शनल आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम ही है। तो यहाँ आते हैं मेटामर्स। फाइन, मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिए हाँ, शर्त ध्यान जरूर रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहना चाहिए। यहाँ पे भी C4H10O ही है, दूसरे में भी C4H10O ही है। अब आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखिए, हम पहले भी देख चुके हैं एस्टर्स। अगर आप यहाँ देखें तो इस एस्टर में गौर से देखिएगा, यहाँ पे कौन है? कार्बन, यहाँ CH2, यहाँ CH3 और यहाँ पे एक CH3। अब आप गौर से इस जगह देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के एक तरफ 1 कार्बन है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन हो गए, जबकि यहाँ इस CO के ग्रुप के साथ 2 कार्बन थे, जबकि CO ग्रुप के साथ अब 1 ही कार्बन है। तो आप देखिए ना जरा, इस CO ग्रुप के यहाँ 2 थे, जबकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ ऑक्सीजन का 1 था, जबकि यहाँ 2 आ गए। तो ये आपस में कहलाते हैं मेटामर्स। बस शर्त वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बदल जाना चाहिए। अब स्ट्रक्चर में क्या बदला है? चेन बड़ी छुटी हुई है, पोजीशन बदली है, फंक्शन ग्रुप बदला है, या दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बदले, उसके हिसाब से नाम दे दिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ आप एस्टर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, एनाइड्राइड का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कीटोन्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कीटोन बहुत फेमस चीज है क्योंकि कीटोन जो चीज है ना, वो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं, वो साइमल्टेनियसली मेटामेरिज्म भी शो करते हैं और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। मैं आपको शो करता हूं, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CO CH2 CH3। एक आप इसको देखिए और एक आप इसको देखिए, CH3 CH2 CH2 CO CH3। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है या नहीं आता है। तो आप देख लीजिए कार्बन कितने हैं? 5, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम। अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करें तो यहाँ पे नंबर 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा और 3 इसको मिलेगा। यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करें तो इसको सेकंड नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट चेन देखें तो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखें तो कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है। अब लॉन्गेस्ट चेन पे CO एक बार 3rd पोजीशन पर है, वही CO एक बार 2nd पोजीशन पर है। तो इसके हिसाब से पोजीशन आइसोमर्स तो हुए, आपको बात माननी पड़ेगी, सेम कार्बन स्केलेटन में पोजीशन बदल गई, डन। तो पोजीशन आइसोमर्स तो ये है ही। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दोनों आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो वो कीटोन ही है। अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की। ये बात तो क्लियर हो गई, अब मेटामेरिज्म देखते हैं। अब मेटामेरिज्म के लिए तो बहुत छोटी सी चीज है कि जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके अराउंड, यानी कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके अराउंड आपको ये देखना है कि कार्बन का नंबर बदला है कि नहीं बदला है।
अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने कार्बन है, इसके एक साइड पे 2 है और उसके एक साइड पे कितने 2। जबकि आप यहाँ पे देखें इसके, तो इसके एक साइड पे 3 आ गया और एक साइड पे 1 आ गया। तो मेटामेरिज्म वाली कंडीशन भी फिट बैठ रही है कि दोनों साइड पर जो 2 वैलेंसीज थी उसके साइड पर डिफरेंट कार्बन आइटम्स आ गए। करेक्ट, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे भी 2 थे, जबकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 हो गया। तो इस हिसाब से तो ये मेटामेरिज्म भी शो करना चाहिए। दैट्स वाई कीटोन इज द ओनली फंक्शनल ग्रुप जो कि पोजीशन के साथ साथ मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म तो शो करता ही करता है, साथ साथ मेटामेरिज्म भी शो करता है। उम्मीद है आपको ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इसके बाद आप चाहें तो एक एग्जाम्पल मैं और भी इसका बता सकता हूँ आपको, जिसके अंदर हम टर्शियरी अमीन्स ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से बता देता हूँ। आप देखिए, जैसे कि CH3 CH2 CH2N CH3 CH3। करेक्ट, ये एक टर्शियरी अमीन है, नजर आ गई होगी। अब मैं एक और अमीन बना रहा हूँ, CH3 CH2N CH2 CH3 और इधर CH3। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ही है। हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो हो नहीं सकता। अब बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की। देखिए, एक साइड पे 3 है और बाकी साइड पे 1 1 है, जबकि इसके अंदर देखें तो एक साइड पे 2 आ गए, एक साइड पे 2 आ गए और एक साइड पे 1 आ गया। तो मतलब ये तो कहेंगे ना कि दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो हैं इन दोनों एग्जांपल्स में वो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पे एक साइड पे 3 और 2 थे, जबकि इसके अंदर एक साइड पे 2 रह गए और बाकी एक साइड पे भी 2 आ गए और एक पे 1 ही रह गया। तो मतलब बात बदल गई, 3 1 1 था जबकि 2 2 1 हो गया। कोई भी एक भी बदल गया तो मतलब चेंज माना जाता है। तो ये दोनों भी आपस में क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे। तो मेटामेरिज्म के लिए सेकेंडरी इन्वॉल्व हो सकता है, टर्शियरी इन्वॉल्व हो सकता है, प्राइमरी इन्वॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन आ रहा है प्राइमरी अमीन्स क्यों नहीं इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स, आंसर शायद मेरे हिसाब से मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स की जो चेन बनती है वो एक साइड पे बनती है, जबकि चेन 2 साइड पे अगर चल रही हो तो हम वहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को अलग अलग करके मेटामर्स बताते हैं। यहाँ तो आप बता ही नहीं सकते क्योंकि एक ही साइड पे सारा चेंज हो रहा है। दैट्स वाई मल्टीवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा वैलेंसी होती है और उस पर कार्बन जुड़कर अलग अलग लेंथ ले सकते हो, वहां पे हम मेटामेरिज्म शो करते हैं। तो वही बात यहाँ ऊपर लिखी हुई भी है, आप रीड कर सकते हैं। 2 or more compounds having the same molecular formula but different alkyl chains on either side of the functional group। functional group की अलग अलग साइड्स जो है, दोनों साइड जो है या 3 जो साइड्स है उन पे अलग अलग अल्काइल चेन्स आ जाएं तो वो आपस में मेटामर्स कहलाते हैं। ये 2 एग्जांपल्स मैंने बताए, 2 और एक्स्ट्रा भी बता दिए थे मैंने, अमीन्स का भी बता दिया, कीटोन्स का भी बता दिया, और ये जो फैक्ट्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओके, इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिस क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ होगा और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं आपको बनाने पड़ेंगे। ये वैसे जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बनाने पड़ेंगे, बेसिकली तो ये 12th में तो आता ही आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए। तो आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। जैसे लेट्स से मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया C5 है ना, H12O, मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया आपको C5H12O। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ अब मैं कहता हूं कि इससे जितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं आप बना लीजिए, जितने आइसोमर्स आप बना सकते हैं। अब आपको खुद को हिट एंड ट्रायल करना होता है कि कितने आइसोमर्स हम बनाएं। उसके बाद ये पूछा जाता है कि उनके अंदर अब आप ये बताइए कि चेन आइसोमर्स कौन से हैं, पोजीशन आइसोमर्स कौन से हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कौन से हैं, मेटामर्स कौन से हैं, वो भी आप ही बताइए। अभी तो आपके सामने क्या है, कंपाउंड लिखा आएगा और आपको सिर्फ पहचानना है। लेकिन जैसे स्टडीज में जब हम डिटेलिंग करते हैं तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ आता है और सब कुछ आपको करना होता है। मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए नेक्स्ट। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C5H12O। अब C5H12O के जितने आइसोमर्स बन सकते हैं आप बनाइए। अब C5H12O से अल्कोहल बन सकता है, ये देखिए एक अल्कोहल बना रखा है, और जब अल्कोहल बन सकता है तो इसके साथ एक फंक्शनल आइसोमर शो होता है, पेयर मैंने आपसे बोला था ध्यान रखना है, ईथर, तो ईथर भी बन सकते हैं। अब आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है, आप समझ गए ना, कि करके चेक करते रहिए कि कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। तो ऐसा आपको प्रैक्टिस करते जाना होता है, फिर बनाना होता है। मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें भी मैंने आपको ये करवाया था, इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें कम कार्बन थे, इसमें कार्बन और बढ़ा दिया, तो आपको करना होता है। लेकिन हिट एंड ट्रायल की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, वो स्ट्रेटेजी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताई है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम ये पता लगाएं कि वाकई ये ही मैक्सिमम आइसोमर्स बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो वो आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी आप एक से ज्यादा आइसोमर्स भी बना देते हैं, मतलब कि
मान लीजिए किसी के 8 आइसोमर्स ही मैक्सिमम बन सकते हैं, 8 मैक्सिमम बन सकते हैं। अब आपने उसके 10 बना दिए और आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमारे तो 10 बने। अब कैसे पता लगाएंगे कि 8 ही बनने चाहिए थे लेकिन आपके 10 बन गए? इसका मतलब है 2 आपके गलत हैं। 2 आपके गलत नहीं है, 2 आपके सेम है जो उन 8 में से मैच हो जाएंगे। अब पता कैसे लगाएं कि कौन सही है और कौन गलत है? तो आप सबका IUPAC नेम लिखिए। जिनका भी IUPAC नेम सेम आएगा, क्योंकि ये बात तो आप मानते हैं कि अगर कंपाउंड सेम होगा तो IUPAC भी सेम ही आएगा, करेक्ट। और IUPAC अगर सेम होगा तो वो 2 कंपाउंड की जैसे काउंट नहीं होगा, वो एक ही कंपाउंड माना जाएगा। तो सबसे बेस्ट टेक्निक यही होती है आइसोमेरिज्म में कि अगर आपको कभी डाउट हो कि एक से ज्यादा आइसोमर्स बन गए हैं, हमारे यहाँ लिमिट जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा बन रहे हैं, तो आप सबका IUPAC नेम लिखिए और जिनका IUPAC नेम सेम आता है उन्हें 2 बार नहीं, एक ही बार आपको काउंट करना है। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। यहाँ पे मैंने ये जो एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसको मैं आपको एक वीडियो और अभी प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, आप वो वीडियो देखिएगा। उससे आपको ये पूरा जो सेक्शन है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये 14 आइसोमर्स ही मैक्सिमम क्यों बने, इससे ज्यादा क्यों नहीं बन सकते, और इनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो कौन कौन से, चेन आइसोमर्स में कौन से पेयर सेट होते हैं, पोजीशन में कौन से सेट होते हैं, मेटामर्स में कौन से सेट होते हैं, और फंक्शनल आइसोमर्स में कौन से पेयर सेट होते हैं। इसको मैं आपको एक अलग वीडियो में से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप सिर्फ ये समझिए कि एक एक करके जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी वो सारी बातें आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, तो हमने आज अपनी बात जो शुरू करी थी वो आइसोमेरिज्म से हमने शुरू करी थी, और इस आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 सेक्शन डिस्कस किए, जिसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म को अच्छे से हमने देखा, और इसका एक एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हम आगे रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म के बाद देखने के बाद फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म उठाएंगे। ओके, सो अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच।